नमस्ते गुरुकुलियंस। कक्षा 9वीं के एक और हिंदी के कालांश में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब घर पर कुशल मंगल होंगे और नियमित रूप से अपना जो अध्ययन कार्य है उसको कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपने पिछले 2 कालांशों में रीढ़ की हड्डी, जो कि हमारी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 1 है, उसकी एक कहानी पढ़ रहे थे, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के पहले कालांश में हमने रीढ़ की हड्डी के जो भी पात्र हैं उनका परिचय जाना। दूसरे कालांश में हमने रीढ़ की हड्डी का जो सारांश था वो पढ़ा था कि किस तरह पूरी की पूरी जो कहानी थी वो उमा के इर्द गिर्द घूम रही थी। और आज हम अपने इस कालांश में हमारी जो कहानी है रीढ़ की हड्डी, उसके प्रश्नाभ्यास पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, रीढ़ की हड्डी हमने जो कहानी पढ़ी है उसके अगर मुख्य पात्रों के बारे में हमने जान लिया है, जैसा कि मुख्य पात्र हमने पढ़े थे, कहानी में उमा नाम की लड़की थी, शंकर नाम का लड़का था, दोनों के रिश्ते की बात जो है वो चल रही थी। राम स्वरूप यहाँ पर उमा के पिता के रूप में हमें कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गोपाल प्रसाद जो हैं वो शंकर के पिताजी का किरदार निभा रहे हैं। कहानी में उमा की जो माँ है वो भी अपना जो किरदार है वो निभा रही है। अगर हमने इन सारे के सारे पात्रों के बारे में भली भांति वीडियो लेक्चर में सुना होगा तो कहानी के जो प्रश्न हैं सारे के सारे उन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए हमें कहानी के पात्रों का अध्ययन करना, उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? पाठ में हमने देखा कि राम प्रसाद और गोपाल प्रसाद, जो गोपाल प्रसाद हैं राम स्वरूप के घर आते हैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर के, और नाश्ता करते समय अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं और अपने ज़माने की तारीफ़ करने लगते हैं दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों ही पुरानी पीढ़ी के पात्र हैं यहाँ पर। तो प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि एक हमारा ज़माना था, ऐसा कहकर अपना जो पुराना समय था उसकी तुलना वर्तमान समय से करते हैं। क्या ये बात तर्क संगत है? मतलब क्या ये बात उचित है? हमने पाठ में पढ़ा कि दोनों के दोनों जो पात्र हैं राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जो हैं वो पुरानी पीढ़ी के पात्र हैं, पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। दोनों को ही अपना जो समय है, अपना जो युग है, अपना जो काल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और इसी कारण वो बार बार अपने समय को याद करते हुए नजर आते हैं। खुद की तारीफ करना या अपने समय की, अपने काल की, अपने युग की तारीफ करना बहुत अच्छी बात है, किंतु बार बार दूसरे के सामने व्यक्त करना और उस युग को इस युग से अच्छा बताना, ये कहीं ना कहीं अनुचित बात है। आज के आधुनिक युग को पुराने ज़माने की तुलना में, कंपैरिजन में हल्का बताना, अनुचित बताना, बुरा बताना, ये बात बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। कुछ चीज़ें पुराने समय की सही रही होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो आज के ज़माने की भी सही होती हैं। इसलिए अतीत से चिपक कर बैठना, अतीत की ही गौरव गाथा का वर्णन करते रहना और वर्तमान की बुराई करते रहना बिल्कुल भी तर्क संगत या फिर उचित नहीं है। हमें अपने अतीत
और अपने वर्तमान के बीच सामंजस्य बिठाना चाहिए। दोनों के बीच सामंजस्य जो है वो एक रूपता जो है वो स्थापित करनी चाहिए। अपने युग का अनुभव बताते रहने से नए युग के जो लोग हैं वो उत्साहित नहीं होते, उनके अंदर किसी तरह की जिज्ञासा पैदा नहीं होती, और ऐसा करने से सद्भावना और सम्मान जो है वो समाप्त होकर एक दूसरे के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद जो हैं वो बात बात पर अपने ज़माने की तारीफ करते हैं, तो निसंदेह तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आज के ज़माने को बुरा बताते हुए, अनुचित बताते हुए अपने ज़माने को ही अच्छा, बहुत अच्छा कह कर के ही बोलते रहेंगे तो आज के जो युवा हैं उसके प्रति आकर्षित नहीं होते, उनके मन में एक भेदभाव पैदा होगा और इससे पुराने और नए लोगों के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसलिए ये जो कथन है एक हमारा ज़माना, ऐसा बार बार बोलना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, यानी कि उचित नहीं है। प्रश्न दूसरा, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? यानी कि रामस्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई, का उसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, लेकिन फिर रिश्ते वाले जो गोपाल प्रसाद और शंकर आए थे उनके घर, वो उनके सामने अपनी लड़की की शिक्षा को वो छिपाते हैं। तो यह विरोधाभास जो है उनकी किस विशेषता को उजागर करता है? रामस्वरूप ने अपनी बेटी को बीए तक की जो शिक्षा थी वो दिलवाई थी। वह लड़की को शिक्षा दिलवाना जो है ना वो एक पिता का सबसे पहला कर्तव्य मानता है, परंतु जब बात लड़की के विवाह की आती है, जब बात उमा के विवाह की आती है, तो वह अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है। उसका मानना था कि जो शंकर और गोपाल प्रसाद हैं बड़े घर के वो लोग थे और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा शिक्षित बहू को जो स्वीकार है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके अनुसार पढ़ी लिखी बहू को नियंत्रण में रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम जो है वो होता है। वो बात बात पर बहुत ज़्यादा नखरे करती है, और रामस्वरूप जो है ना ऐसे बड़े घर के रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। वो उसी घर में अपनी लड़की का रिश्ता करना चाहते थे, और वो जब गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप उमा को देखने आते हैं तो इसी विचारधारा के हैं। वो कौन सी विचारधारा के? कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू जो है वो नहीं चाहते, अतः रामस्वरूप को अपनी बेटी के विवाह के कारण विवश होकर के ही अपनी लड़की की उच्च शिक्षा को छिपाना पड़ता है। यानी निसंदेह रामस्वरूप लड़की को शिक्षा दिलाना एक पिताजी का सबसे पहला कर्तव्य मानते हैं, लेकिन वो साथ में ये भी चाहते हैं कि उनकी लड़की का जो रिश्ता है, जो विवाह है, वो एक अच्छे घर में हो, और विवाह की मजबूरी के कारण ही वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई को छिपाने का काम करते हैं। प्रश्न तीसरा, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? रामस्वरूप जो है, जब गोपाल प्रसाद और शंकर रामस्वरूप जी के घर आते हैं उमा के रिश्ते के लिए, तो रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। तो यह जो व्यवहार है वह उचित क्यों नहीं है? तो सबसे पहले उचित है या नहीं, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने कैसा व्यवहार करें, कैसा व्यवहार वो उनके सामने करे, वो रामस्वरूप जी भाई कैसा चाहते थे वो। तो रामस्वरूप के घर जो है आते हैं गोपाल प्रसाद और शंकर गोपाल प्रसाद जी का बेटा था जिसका कि विवाह उमा के साथ तय होना था। तो रामस्वरूप की अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर के साथ
तय करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी बेटी से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि वह बहुत ज़्यादा सीधी सादी लगे, काफ़ी ज़्यादा चुपचाप रहने वाली लगे, और साथ में सबसे जो मुख्य बात थी कि कम पढ़ी लिखी लगे। तो राम स्वरूप मन ही मन ये चाहते थे कि उनकी बेटी काफ़ी सरल स्वभाव वाली, सादगी से परिपूर्ण, चुपचाप रहने वाली और कम पढ़ी लिखी जो है ऐसी सीधी सादी लड़की बनकर के गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने आए, और उनके द्वारा इस प्रकार की अपेक्षा करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी नहीं होती, लड़की कोई कुर्सी मेज नहीं होती, और उसका उच्च शिक्षा प्राप्त करना किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। तो राम स्वरूप का ये जो व्यवहार है वो ढोंग और दिखावे वाला है, दिखावे को प्रदर्शित करता है। और सबसे मुख्य बात जो है वो ये कि झूठी बातों पर आधारित जो रिश्ते होते हैं वो लंबे समय तक टिक नहीं पाते, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो रिश्ते जो हैं वो निभ नहीं पाते। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या बना कि राम स्वरूप जो है क्या चाहते थे कि उनकी लड़की सरल, स्पष्ट स्वभाव वाली सादगी से परिपूर्ण, कम पढ़ी लिखी लड़की लगे। तो विरोधाभास जो है वो क्या प्रकट होता है, मतलब कि उचित क्यों नहीं था वो व्यवहार, क्योंकि लड़की जो है वो किसी तरह की कोई कुर्सी मेज जो है वो नहीं होती, वो कोई व्यापार की चीज़ नहीं होती, वो झूठी और दिखावे वाली जो भावना है वो प्रदर्शित करना चाहती थी, और झूठ पर आधारित रिश्ते जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलते। प्रश्न 4 देखेंगे। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। जो लड़की उमा थी उसके पिताजी राम स्वरूप जो हैं वो अपनी लड़की उमा की शिक्षा को ही छिपाते हैं। तो हमें ये बताना है कि दोनों ही अपने जो विचार हैं उनके अपराधी हैं, और हैं तो कैसे। तो निसंदेह पाठ पढ़कर हमें इस बात में बिल्कुल स्पष्टता नजर आती है कि दोनों के दोनों राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने विचारों के विरोधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन को, पवित्र रिश्ते को बिजनेस बोलता है। कहने का मतलब उसको विवाह के महत्व का ही नहीं पता, वो विवाह को व्यापार समझते हैं, और व्यापार में तो निर्जीव चीज़ों को बेचा और खरीदा, यानी निर्जीव चीज़ों का जो लेन देन है वो किया जाता है, इसलिए विवाह को उनके द्वारा बिजनेस कहना पूर्णतया अनुचित है। दूसरी बात, राम स्वरूप के व्यवहार की अगर हम बात करें तो वो गोपाल प्रसाद जैसे बड़े घर में पैदा हुए शंकर के साथ अपनी बेटी का जो रिश्ता है वो करना चाहते थे, और इसी कारण वो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते, इसलिए मतलब कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। परिणाम स्वरूप अपनी बेटी की पसंद और नापसंद का ख्याल न रखते हुए जबरदस्ती उसका विवाह करवाना शंकर के साथ, ये भी राम स्वरूप जी द्वारा उचित बात नहीं है। तो दोनों के दोनों ही अपने विचारों के विरोधी हम लोगों को नजर आते हैं। वो विवाह जैसे पवित्र बंधन को व्यापार समझता है, बिजनेस समझता है, और राम स्वरूप अपनी बेटी की पसंद नापसंद जाने बिना ही उसको कम पढ़ी लिखी बता करके ही गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर के साथ उसका जो विवाह है वो कर देना चाहते हैं। प्रश्न 5 देखेंगे। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत किया गया है? आपके बेटे, आपके लाडले शंकर की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, ये पाठ के अंतिम भाग में कही गई पंक्तियां थी उमा के द्वारा, जब गोपाल प्रसाद रिश्ता तोड़कर उनके घर से जाने लगते हैं। तो आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, इन पंक्तियों से उमा जो है वो शंकर की किन कमियों को उजागर करना चाहती थी? तो सर्वप्रथम उमा ये बताना चाहती है कि शंकर जो था वो शारीरिक दृष्टि से अत्यंत कमज़ोर था, जो सीधा भी नहीं बैठ सकता, मतलब उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो हमेशा झुकी रहती थी। दूसरा नंबर, शंकर जो था वो एक चरित्रहीन युवक था। चरित्रहीन यानी कि
लड़कियों के पीछे जाने के कारण वह अपमानित जो है वो हो चुका था और अपमानित व्यक्ति का समाज में किसी भी तरह का कोई भी स्थान नहीं होता। तीसरी बात, उसका कोई दृढ़ व्यक्तित्व नहीं था, उसका व्यक्तित्व का कोई मजबूत पक्ष नहीं था, वह अपने पिताजी के इशारों पर चलने वाला था। कहने का मतलब उसका अपना खुद का कोई भी व्यक्तित्व नहीं था। उसके पिताजी उसको जैसा भी चलने के लिए बोलते, जैसा भी कहने के लिए, जो कुछ भी करने के लिए बोलते, वो उन्हीं बातों का जो है हाँ भर लेता था और उन्हीं के इशारों पर चलता था। और अंतिम बात, शंकर जो था अपने लिए एक अत्यंत सुंदर लड़की चाहता था विवाह के लिए, और जबकि उसमें बहुत सारी कमियां थी। खुद के अंदर एक ऐसा चरित्रहीन युवक जिसके खुद के अंदर बहुत सारी कमियां हो, ऐसा युवक विवाह के लिए अपने लिए एक बहुत सुंदर लड़की चाहता था। तो मुख्य कमियां अभी मैंने आपको बताई। ये पहली कमी थी कि शारीरिक दृष्टि से कमजोर था, दूसरा चरित्रहीन था, तीसरा उसका कोई मत नहीं था, और चौथी उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी। तो प्यारे बच्चों, ये था रीढ़ की हड्डी के पहले 5 प्रश्न जो कि अभी मैंने आपको बताए। बाकी बचे हुए प्रश्नों का हल लेकर के आपके सामने अगले कालांश में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अनेक अनेक धन्यवाद।